बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि नम्स के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। जो आपका रिजल्ट आ गया, जो आपका एग्रीगेट बन गया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, अब हम एमबीबीएस या बीडीएस के लिए कहाँ पर अप्लाई करें, कब अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जी आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा और आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा एडमिशन से रिलेटेड। एमबीबीएस एंड बीडीएस इन नम्स कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हों या एफिलिएटेड कॉलेजेस हों, एक ही तरीका है। तो वो मैं सारा का सारा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कौन कौन सी चीजें आपको इनिशियली रिक्वायर हैं और आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर वो स्कैन फॉर्म में पहले से पड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या हैं, जो एडमिशन पोर्टल है वो कब ओपन होगा और कब उसकी क्लोजिंग डेट हो सकती है। ये टेंटेटिवली मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ऑलमोस्ट यही चीजें फाइनल होंगी। और उसके अलावा फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है एडमिशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। एग्रीगेट आप लोगों का अगर इन केस कितना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितना है तो नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर पड़े होने चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। तो इसी वजह से आप लोगों के कंप्यूटर के थ्रू ही सारा कुछ होगा और आप लोगों को इसमें मोबाइल यूज नहीं करना, लैपटॉप से अप्लाई करना होता है या कंप्यूटर से अप्लाई करना होता है। तो डेट्स वाई वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें जो आप लोगों को रिक्वायर हैं वो अभी से आप अपने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लें, ताकि उस वक्त आपका टाइम भी बचे और आप लोगों को कंफ्यूजन भी ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो इसके अलावा जी आप लोग कोई गाइडलाइन लेना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239। यहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसी तरह से आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, फ्री ऑफ कास्ट। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, जो कि एमडी कैट के हवाले से है। और उसमें जो अब आपका एमडी कैट होने वाला है इंशाल्लाह, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी गाइडलाइन उसमें आपको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मिलती रहेगी। इसके अलावा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन। तो हम चलते हैं जी जरा आज की इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ। सबसे पहली चीज कि आप लोगों की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या हो सकती है। तो उससे रिलेटेड मैं अब आप लोगों को जो लास्ट ईयर का हमारे पास जो एडमिशन के लिए सारा सेशन यानी कि जो स्केड्यूल था 2023 एंड 24 वाला, अभी तो मैं आपको वो दिखा रहा हूं और यही तकरीबन फॉलो होगा। क्योंकि जो लास्ट ईयर टेस्ट हुआ था नम्स का, जो एमडी कैट का टेस्ट हुआ वो 3 सितंबर को हुआ था, 3 सितंबर को हुआ था और इस दफा 1 सितंबर को हुआ है। सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन स्केड्यूल वैसे ही चलेगा जैसे कि लास्ट ईयर चला था। तो मैं अब आप लोगों के सामने नहीं वो स्क्रीन के ऊपर सारा स्केड्यूल शो कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें कब कब हुई थी, कौन कौन सी डेट्स थी। आप इसमें 1-2 दिन का डिफरेंस जेन में रख के अपने माइंड में रख लें कि यही ऑलमोस्ट डेट्स तकरीबन सेम टू सेम रिपीट होंगी। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन स्टार्ट हुआ था ये पोर्टल यानी पब्लिक सेक्टर के लिए, ये 4 अक्टूबर 2023 को ये स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इस दफा भी अक्टूबर में ही चांसेस हैं। तो इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर या नम्स की वेबसाइट पर कि एडमिशन अब आज स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा, वो थोड़ा सा अभी अपने आप को जो है वो रिलैक्स करें, क्योंकि ये अभी रीटोटलिंग के लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है और 10 दिन का टाइम देता है नम्स। तो 10 तारीख को अगर इन केस, बल्कि 13 तारीख को रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो 23 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया हुआ है रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करने का। जब रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद उनका दोबारा रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर ये एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। इसलिए ये अक्टूबर में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो इसलिए अभी आप रिलैक्स हो जाएं और वेट करें कि कब ये एडमिशन पोर्टल ओपन होता है। तो जो चांसेस हैं वो इसी डेट को, जैसे 4 अक्टूबर लिखा हुआ है तो हो सकता है 5 या 6, इस तरह से इन तारीखों को ये स्टार्ट होंगे। यानी कि इसमें मैंने जैसे कहा कि 2-3 डेज का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन स्केड्यूल सेम रहेगा। तो ये 2023 है तो 2024 समझ लें। तो 4 अक्टूबर अगर 2023 लिखा हुआ है तो 4 या 5 या 6 अक्टूबर को ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए 1 वीक का गैप डाला जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर 11 अक्टूबर को था। तो इस दफा अगेन 2-3 दिन के वक्फे से या 2-3 दिन के डिफरेंस से ये आपका प्राइवेट सेक्टर का भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लास्ट टाइम
फीस थी वो आप अपने माइंड में रख लें, इस दफा हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो। ₹5,000 थी ओपन मेरिट के लिए और 30,000 फॉरेन सीट्स के लिए थी, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब ये जो है वो हो सकता है, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा कोई शायद डिफरेंस आ जाए, 6,000 तक भी हो सकती है इस दफा, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो लास्ट ईयर 5,000 थी। और उसके बाद फिर ये डेट क्या थी जी, लास्ट क्लोजिंग डेट क्या थी, यानी कि जो फ्री जो जो लेट फी नहीं, जो फर्स्ट फी के साथ था वो था 20 अक्टूबर, यानी 4 अक्टूबर को ये पोर्टल ओपन हुआ था। और इस दफा भी अगर ऐसा ही होता है तो फिर ये कोई तकरीबन 15-16 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि आप उस दौरान अप्लाई कर सकते हैं, फीस जमा करवा के सारा कुछ आप उसमें कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर था जी, तो आज जो है वो मतलब इस दफा भी हो सकता है कि यही डेट्स आप लोगों को रिपीट की जाएं, और ये 20, 21, 22 इस तरह से कोई क्लोजिंग डेट होगी। और अगेन एक वीक के गैप के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी क्लोजिंग डेट थी 27 अक्टूबर। तो इस दफा भी हो सकता है कि इसके आगे पीछे ही कोई डेट आपके प्राइवेट सेक्टर के हवाले से आपको दी जाए। और ये 4 बजे का टाइम दिया जाता है, यानी कि 4 बजे दोपहर के बाद 4 बजे का टाइम। सो ये जो है वो इस दफा भी ऐसा ही होगा ऑलमोस्ट तकरीबन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन विद लेट फी जो थी वो 10 नवंबर थी, यानी कि इसका मतलब 20 अक्टूबर को अगर इन केस जो है वो विदाउट लेट फी आपको डेट दी गई थी, तो उसके बाद तकरीबन कोई ये ऑलमोस्ट 20 दिन का वक्फा दिया जाता है। और लेट फीस के साथ जो क्लोजिंग डेट दी गई थी वो 10 नवंबर दी गई थी, ठीक है। और इसी तरह से अगर इन केस आप कहेंगे तो जो प्राइवेट साइड के लिए वो भी 10 नवंबर सेम डेट थी। सो उसमें 6,000 1,000 रुपया ज्यादा लिया लिया गया था, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए 5,000 ज्यादा था। सो 6,000 फॉर ओपन मेरिट एंड 35,000 फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन सीट्स जो कि नॉन रिफंडेबल था। इसके बाद पे नेक्स्ट स्केजुअल के अकॉर्डिंग जो ये सारा कुछ जब हो जाता है, एडमिशन मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके बाद डेफिनेटली मेरिट बनता है। और मेरिट लिस्ट जो लास्ट ईयर लगी थी वो 15 नवंबर को लगी थी, और इस दफा भी यही चांसेस हैं नवंबर के मिड में जाकर आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। और इसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर के लिए थी वो थी 29 नवंबर। तो इसी तरह से आप लोगों को इस दफा भी इसी तरह से कोई 1-2 दिन के फर्क से डेट को माइंड में रख लेना है। फिर उसके बाद बीडीएस के लिए जो मेरिट लिस्ट लगी थी वो जो 28 दिसंबर को लगी थी लास्ट ईयर। सो अब इस दफा जारी बात है कि दिसंबर के अंदर ही कोई 2-3-4 दिन के गैप से आप लोग माइंड में रख लें। और जो प्राइवेट साइड के लिए बीडीएस की जो ओपन मेरिट सीट थी, यानी उसके लिए जो मेरिट लिस्ट थी वो 11 जनवरी को लगी थी। और उसके बाद क्लासेस शुरू हुई 15 जनवरी 2024, और इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 15 जनवरी। और उसके बाद फिर जो बीडीएस की क्लासेस है वो 22 जनवरी डेट थी। और उसके बाद फिर जो प्राइवेट सेक्टर में बीडीएस की क्लासेस थी वो 6 फरवरी को 2024। ये मैंने अब आप लोगों को जी लास्ट ईयर का जो सारा स्केजुअल था वो बताया है, और ऑलमोस्ट तकरीबन यही सेम आप लोग माइंड में रख लें 2-3 दिन के गैप से या 2-3 दिन के डिफरेंस से। तो ये आप लोगों को अब थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कब ये एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं, कब मेरिट लिस्ट लग सकती है, कब क्लोजिंग डेट है, एटसेट्रा। ये सारा कुछ अब आपको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके माइंड में कुछ जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो आप लोगों को मिल सकती हैं, या आप लोग गेस कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते नहीं, नेक्स्ट वन हमारे पास है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो पहले से माइंड में रख लें कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपना एग्रीगेट भेज रहे हैं कि सर क्या मेरा हो सकता है, मेरा चांस है, मेरा चांस नहीं है। बच्चों आप लोग खुद से खुद अंदाजा लगाएं, क्योंकि आप लोगों को जो पॉलिसी है वो पता होनी चाहिए कि 55% एमबीबीएस के लिए रिक्वायर था, यानी पासिंग मार्क्स हैं ये नम्स के अंदर, और 50% बीडीएस। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने एफएससी के अपने ए लेवल का जो परसेंटेज है वो भी माइंड में रखना है। ये ना हो कि नम्स के अंदर तो आपने 80% ले लिया लेकिन एफएससी में आपके 60% ना आए, तो इसका मतलब क्या है कि फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। तो दोनों चीजें माइंड में रखनी है। मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ। ये पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए नंबर 1, इंक्लूडिंग आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, जारी बात है। कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन द आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। ये मैं आपको एएमसी का बता रहा हूं अभी, लेकिन इसी तरह से बाकी कॉलेजेस का भी अपनी अपनी पॉलिसी है, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट सबका सेम होता है। नेक्स्ट, पासिंग एमडी कैट फॉर नम्स हेल्ड ऑन 1 सितंबर, जो अभी आपका 1 सितंबर को हुआ, तो उसका पास होना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। और पासिंग परसेंटेज मैं आपको जैसे बता चुका हूं 55% फॉर एमबीबीएस, 50% फॉर बीडीएस। और उसके बाद एफएससी में आप लोगों का एग्रीगेट यानी मार्क्स कितने होने चाहिए, परसेंटेज आपकी क्या होनी चाहिए, 60% से कम वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। इस तरह से ए लेवल के साथ भी रिलेट करते हुए आपका 60% होना चाहिए, यानी कि आप लोग चाहे ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं चाहे एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, 60% आप लोगों का जो मार्क्स है वो होने चाहिए। सो मिनिमम 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड आइदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यानी बायो आप लोगों का मस्ट सब्जेक्ट है अगर आप एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं।
BDS में अप्लाई करना चाहते हैं तो FSC में आपने बायो पढ़ी हो। उसके अलावा इक्विवेलेंस बाय IBCC इन केस ऑफ O लेवल एंड A लेवल और 12th ग्रेड, यानी किसी ने A लेवल किया हुआ है तो O लेवल किया हुआ है तो उनको इक्विवेलेंस लेना पड़ेगा। इंटर ये जो है ये इंटर ये जो है बोर्ड कोऑर्डिनेटिंग जो कम्युनिटी है या कमेटी है, सो उससे आपको इक्विवेलेंस लेना पड़ेगा। तो IBCC ये मैंने जैसे आपको बता दिया एब्रिविएशन है, सो इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। तो वहां से आपको ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मींस अ स्टूडेंट हु इज पाकिस्तानी नेशनल or defined as an overseas Pakistani under applicable law and may hold dual nationality and may be resident or non-resident in Pakistan। तो आप लोगों का जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो होना चाहिए जी, चाहे आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, सो पाकिस्तानी नेशनैलिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो चाहे आप डुअल नेशनल हैं, यानी कि आपके पास वहां की भी सिटीजनशिप है और पाकिस्तान की भी, तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिटीजनशिप आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते नहीं नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो फॉरेन नेशनल हैं उनके लिए और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी। उसमें उसी तरह से एमडी कैट आप लोगों का 50% आपने पास किया हो, एमबीबीएस के लिए 50% फॉर बीडीएस के लिए 60% एफएससी। इसी तरह से फॉरेन जो नेशनल है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द एडमिशन एंड possess a certificate from the institute last attending to this effect having completed last 2 years of schooling from abroad। तो ये आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जहां पर आपने लास्ट टाइम जो थी वो एजुकेशन हासिल की, यानी आप स्टडी करते रहे जिस इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पर आपके पास लास्ट 2 इयर्स ऑफ स्कूलिंग का बकायदा सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। घर बैठकर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इस तरह से इक्विवेलेंस बाय द IBCC इन केस ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन A लेवल 12th ग्रेड एटसेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को चाहिए, अब इसके अलावा जी मेरिट डिटर्मिनेशन वेटेज फार्मूला ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं बार बार बता चुका हूं। एग्रीगेट कैसे निकालना है, अपनी नम्स की परसेंटेज को आपने 50 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करना है, तो ये आपका नम्स का 50% आ जाएगा। इस तरह से एफएससी की जो परसेंटेज है आपकी मार्क्स की, उसको आपने 40 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करना है, ये आपका 40% एफएससी का आ जाएगा। और इस तरह से एसएससी यानी कि मैट्रिक का आप लोगों ने जितना भी परसेंटेज है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करना है, तो ये आपका 10% ऑफ मैट्रिक आ जाएगा। आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका ये एग्रीगेट बन जाएगा। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल के साथ एग्जांपल देकर समझा चुका हूं, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देखकर पूरा एग्रीगेट बनाने का या एग्रीगेट निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करके बकायदा अपना एग्रीगेट सही तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको ऑलरेडी मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये स्टोर होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, अभी से करके रख ले ताकि उस वक्त आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। पहली बात, ओपन मैरिट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? recent colored passport size photograph of the applicant with blue background, ये आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए। नंबर 2, वैलिड CNIC बे फॉर्म या बी फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपकी 18 साल उम्र नहीं है तो आपका बे फॉर्म चलेगा, और अगर आपकी 18 साल उम्र हो चुकी है, वो आगे भी मैं आपको इंशाल्लाह भी बताऊंगा, तो आपका CNIC बन जाना चाहिए। नहीं बनवाया हुआ तो फौरन से बनवा ले, अदरवाइज आप लोगों का एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा। नंबर 3 पर जी वैलिड CNIC और NIC ऑफ फादर गार्डियन, यानी आपके फादर का आपका गार्डियन का CNIC, उसको भी स्कैन करके उसकी भी जो है वो आपने फाइल बनाकर अपने कंप्यूटर में रख ले। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड इशूड बाय द कंसर्न बायस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट of O level 10th grade etc issued by IBCC concerned foreign institute। तो ये सारा आपके पास जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट वन, अब आप लोगों को क्या चाहिए, ये मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ जी। नेक्स्ट वन आपको क्या चाहिए, ये मैं जरा इसको जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने आपको जैसे कहा कि ये बल्कि इससे पहले वाली जो आप लोगों के पास स्लाइड्स हैं, क्योंकि वो स्लाइड आगे चले गई, ये मैंने अब आप लोगों को जी अभी जो बताया था वो आपको मैंने ये 4 चीजें बताई थी, और अब 5वीं चीज पर आते हैं। तो नंबर 5 पर ही HSC यानी कि आप लोगों का जो FSC का रिजल्ट कार्ड है इशूड बाय द कंसर्न बायस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ O लेवल एटसेट्रा इशूड बाय IBCC कंसर्न फॉरेन इंस्टीट्यूट, ये सारा आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 10th ग्रेड O लेवल इक्विवेलेंट इशूड बाय द कंसर्न फॉरेन इंस्टीट्यूट, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ A लेवल 12th ग्रेड एटसेट्रा इन केस ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन इशूड बाय द कंसर्न फॉरेन यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल बोर्ड, और स्कैन कॉपी ऑफ पेड एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी चालान। जो आप लोग फीस जमा करवाएंगे, जब जारी बात है कि ये ओपन होगा जो पोर्टल है, उस वक्त जो आप लोग बैंक में फीस जमा करवाएंगे उसकी आप लोगों के पास जो स्कैन कॉपी है चालान फॉर्म की वो भी होनी चाहिए। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि IBCC से अटेस्टेशन भी लास्ट टाइम कही गई थी कि आप अपना जो 12th ग्रेड का यानी कि जो आपका FSC का रिजल्ट कार्ड है
स्पेशली उसको आप अटेस्ट करवाएंगे कहाँ से, IBCC से। तो इस दफा भी ये शायद अब उसमें डाल दिया जाए ये जो पॉइंट है, तो इस वजह से उसकी अटेस्टेशन भी जरूरी है, और वो अटेस्टेशन आप लोगों की बोर्ड के हवाले से होगी। अगेन IBCC यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है, यानी कि वो इसको जो है वो अटेस्ट करेगी, और वो अटेस्टेड आप लोगों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए पहले से वो टेस्ट करवा ले, ताकि उस वक्त आप रश से बच सकें। और बहुत ज्यादा उस वक्त क्योंकि लोग वहां पर मौजूद होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको आप पहले से करवा के रख लें। अब लास्ट पर जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटरी फॉर ओपन मेरिट फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, कैंडिडेट विल रेंडर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड कंफर्मिंग लास्ट 2 years ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो ये मैंने पीछे भी बता दिया, वो इनके पास होना चाहिए। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, Number one, possession of CNIC is mandatory for students age 18 and above at the time of admission. ये मैंने आपको पीछे भी पॉइंट बताया कि जो 18 साल के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एज 18 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, उनका CNIC अपना जो है वो जरूरी है, लाजमन है, बेफॉर्म नहीं चलेगा। तो इसी वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना CNIC बनवा लें, अगर इन केस नहीं बना हुआ और आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है। Number two, candidates having foreign qualifications such as OR, A level, etc. shall have to upload the equivalent certificate issued by IBCC at the time of submission of online application. ये मैं बार बार बता चुका हूँ। और उसके अलावा each student shall be required to log in online admission portal and select MBBS or BDS और बोथ प्रोग्राम ओनली वंस एट स्टेप 3 इंस्टीट्यूट प्रोग्राम चॉइस। वो आप लोगों को जब इंशाल्लाह जब ये आएगा एडमिशन का, जो सारी पॉलिसी आएगी, ये इस दफा जब एडमिशन शुरू होंगे और उसमें जो नई बातें आएंगी प्रोसीजर के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें और इस तरह की सारी बातें आपको पता चलती जाए। एक और बात नोट कर लें कि एज पर PMDC एडमिशन रेगुलेशंस, एडमिशंस टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम्स शैल बी कंडक्टेड सेपरेटली एंड ईच स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली टू अ मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम। यानी अगर आप MBBS के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, BDS के लिए भी, तो एक ही एप्लीकेशन नहीं होगी, दोनों के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम की पॉलिसी थी, इस दफा जो पॉलिसी आएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी बात होगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। स्टूडेंट हैविंग नॉट अप्लाइड टू अ गिवन प्रोग्राम शैल नॉट बी एंटाइटल्ड। यानी आपने BDS के लिए अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आपने MBBS के लिए अप्लाई किया, और बाद में मेरिट जो था वो क्लोज हुआ, लेकिन आप BDS में तो फॉल कर रहे थे, MBBS में नहीं कर रहे थे। तो अब अगर इन केस आप चाहेंगे कि मैं BDS में एडमिशन ले लूं, लेकिन आपने BDS के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। और इस दफा भी हो सकता है कि ऐसी कोई पॉलिसी हो, तो जब आएगी इंशाल्लाह, मैंने जैसे कहा कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इट शैल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सबमिट कंप्लीट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। ये सारी अहम बातें थी जो मैंने आपके साथ अब शेयर कर ली। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसलिए आप लोग अगर इन केस ऐसा हुआ है या आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, तो आप आगे जरूर शेयर करें और बाकी दोस्तों को भी कहें कि विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।